हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेट चेंज ट्रायंगल चल रहा था, ठीक है। तो आधा मैंने बताया था उसको, ठीक है। बाकी जो आधा बच गया वो बता देता हूँ या पूरा ही फिर से बता देता हूँ आपको, ताकि एक जगह रहेगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके बेटा, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए अब यहां जरा सा देखिएगा कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और आपको पता है कि ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर इजीली हमारे आपके चारों तरफ एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पर बात कर रहे थे। अब यहां पहले रेड लाइन देखिए आप। रेड लाइन जो है वो दिखा रहा है किस चीज को बेटा? आप कहिएगा सर एंटी क्लॉकवाइज को, क्योंकि उल्टा जा रहा है। और ब्लू लाइन किसको दिखा रहा है? क्लॉकवाइज को। आपको पता है कि ट्रायंगल को हम लोग क्लॉकवाइज भी स्टडी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी स्टडी करेंगे। तो पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्लॉकवाइज ही स्टडी करते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज में पहला कॉन्सेप्ट देखो, यहां गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया है। और गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। अब इसके कॉन्सेप्ट को जरा सा क्लियर करो कि कोई गैस है बेटा, गैस को जब हम ठंडा करेंगे तभी ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि गर्म करना भी टेम्परेचर होता है, ठंडा करना भी टेम्परेचर होता है। आगे के लेक्चर में मैं आपको टेम्परेचर भी पढ़ाता हूं, ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस इज टेम्परेचर, डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज टेम्परेचर, ठीक है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर है, तो -10 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो भी टेम्परेचर ही होगा। इसलिए डिग्री ऑफ हॉटनेस भी टेम्परेचर कंसीडर करेंगे, डिग्री ऑफ कोल्डनेस भी टेम्परेचर कंसीडर करेंगे। अब गैस को अगर हमने ठंडा किया और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ये प्रोसेस बेटा क्या कहलाता है बताइए? कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, ठीक है। मतलब हम लोग स्टेट चेंज ट्रायंगल की बात यहां कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट कैसे कैसे चेंज होता है और क्या क्या टर्म उसमें आता है, उसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं। और जिस टेम्परेचर पर हम इसको ठंडा कर रहे हैं, ये टेम्परेचर, ये कूलिंग टेम्परेचर यहां कहलाता है कंडेंसेशन पॉइंट। क्या कहलाता है बेटा? कंडेंसेशन पॉइंट। अब आगे आइए, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं हम लोग। गैस से पहले लिक्विड में गए, अब लिक्विड से किधर जा रहे हैं देखिएगा? सॉलिड में जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि लिक्विड को फिर से हम लोग ठंडा करेंगे तब सॉलिड मिलेगा, है ना। पानी को फ्रिज में डालते हो, क्या बनता है? आइस बनता है, ठीक है। तो लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा, ठीक है। और प्रोसेस का नाम बताना जरा सा। आप कहोगे सर फ्रीजिंग हो जाएगा, और ये टेम्परेचर फिर क्या हो जाएगा बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। दो बातें क्लियर हो गई। पहले आपने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया, कंडेंसेशन हो गया। जिस टेम्परेचर पर ये फेनोमेना प्रोसेस होती है, कंडेंसिंग पॉइंट हो गई, ठीक है। फिर आपने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया, फ्रीजिंग हो गया। जिस टेम्परेचर पर यह फेनोमेना होती है वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है। अब एक और बात बच गई क्लॉकवाइज में, सॉलिड टू गैस। कुछ सॉलिड्स ऐसे भी हैं बेटा जिसको हम गर्म करते हैं तो वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कैम्फर है, कपूर, जैसे आपका NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अगर किसी सॉलिड को आपने गर्म किया और वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो गई विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो ये फेनोमेना बेटा सब्लिमेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? सब्लिमेशन। अब टेम्परेचर को आप क्या कहिएगा? तो सबलाइमिंग पॉइंट कह लीजिए, ठीक है। तीनों टर्म क्लियर हो गया। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिए, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर लिए, सॉलिड को फिर गैस में कन्वर्ट कर लिए। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्लॉकवाइज ट्रायंगल देख रहे थे, अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं कि कौन कौन सी फेनोमेना इन्वॉल्व होती है, ठीक है। देखिएगा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है, तो गैस हमारा जो है, गैस हमारा किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है बताइए? सॉलिड में। अभी आपने तुरंत देखा कि किसी सॉलिड को अगर हम गर्म कर रहे हैं और वो गैस में कन्वर्ट होती है,
ठीक है, तो सब्लिमेशन कहलाती है। अब गैस को यहां हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, डिपोजिशन कहलाएगा, या इसको डीसब्लिमेशन भी कहते हैं बेटा। तो ऑब्वियसली यहां ठंडा करेंगे, ठीक है। अगर सॉलिड को, फिर से देख लीजिए, सॉलिड को गर्म किया, गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कुछ सॉलिड्स ऐसे भी हैं कि सॉलिड को गर्म किया तो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा गैस को क्या करेंगे कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा? सोचिए जरा सा, आप कहिएगा सर ठंडा करेंगे, ठीक है। और ये फेनोमेना डिपोजिशन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? डिपोजिशन या डीसब्लिमेशन कहलाती है। तो टेम्परेचर जो होगा वो डिपोजिशन पॉइंट कहलाएगा या डीसब्लाइमिंग पॉइंट कहलाएगा। मतलब जिस टेम्परेचर पर, अब धीरे धीरे बात आपके दिमाग तक पहुंच रही होगी, जिस टेम्परेचर पर जो फेनोमेना होती है, जिस टेम्परेचर पर फ्रीजिंग हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जिस टेम्परेचर पर जो है कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन पॉइंट हो गया। बात समझ रहे हैं? जिस टेम्परेचर पर सब्लिमेशन हुआ, सब्लाइमिंग पॉइंट हो गया, जिस पर डीसब्लिमेशन हुआ, डीसब्लाइमिंग पॉइंट हो गया। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया। अब फिर से ये रेड एरो देखिएगा, सॉलिड हमारा किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। अब सॉलिड हमारा कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में बेटा? लिक्विड में। कैसे होगा? गर्म करेंगे कि ठंडा करेंगे? बताइए। आप कहोगे सर गर्म करेंगे, क्योंकि सॉलिड को गर्म करेंगे तब पिघलेगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस फेनोमेना का नाम भी आपको पता होगा, इसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। तो टेम्परेचर बेटा क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स टू लिक्विफाई और सॉलिड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ रहे हैं? अब एक बात और बची गई, लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करो, ठीक है। 3 टर्म्स यहां था, 2 टर्म हो गया, तीसरा टर्म बाकी बच गया। अब हम लोग लिक्विड को बेटा गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली गर्म करेंगे तभी गैस में कन्वर्ट होगा। आपने देखा होगा मां जब चाय बनाती है तो क्या होता है? पानी को गर्म करती हैं तो लिक्विड जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो गर्म करती है तो पानी खौलता भी है ना बेटा, और खौलने को क्या कहते हैं? बताइए। आप कहिएगा सर बॉइलिंग कहते हैं। तो लिक्विड को जब गर्म करेंगे और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो ये फेनोमेना बॉइलिंग कहलाती है, और टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो अब तो हो गया पूरा ट्रायंगल का स्ट्रेट चेंज। ट्रायंगल आपने स्टडी कर लिया, क्लॉकवाइज भी स्टडी कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज भी स्टडी कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं बेटा। अब अगले स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं, यहां मामला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स का। किसका आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स का। आप इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि उसका जो है शेप डेफिनिट होता है, उसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है, हाई डेंसिटी होती है, रिजिड होता है, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहां जो स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, यहां लिक्विड की प्रॉपर्टी को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। लिक्विड की प्रॉपर्टी को स्टडी करने जा रहे हैं, और लिक्विड में पहला प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो लिखा हुआ है नो डेफिनिट शेप। आप ये बताइए क्या लिक्विड का डेफिनिट शेप होता है? आप कहोगे नो सर। बाल्टी में डाले बाल्टी के शेप का, ग्लास में डाले ग्लास के शेप का, मग में डाले मग के शेप का, ग्लास जग में डाले जग के शेप का, ठीक है। तो कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, बट डेफिनिट वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम इसका डेफिनिट होता है बेटा, ठीक है। अब कहोगे सर जब शेप डेफिनिट नहीं है तो वॉल्यूम कैसे डेफिनिट हो गया? आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आएगा। मान लो बेटा 1 लीटर हम पानी लेते हैं और उसको जो है उसको बाल्टी में रखते हैं, ओके। अब उसी 1 लीटर पानी को हमने जो है जग में डाल दिया तो कितना हो गया? 2 लीटर हो गया क्या? 1 लीटर ही हुआ। उसी को हम किसी तीसरे कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, फिर भी 1 लीटर ही हुआ। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना बेटा, वॉल्यूम तो डेफिनिट है ना उसका, ठीक है। जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। आप कहोगे सर बीच में हम थोड़ा सा पानी निकाल के फेंक देंगे तब तो बदमाशी हो गई ना बेटा, ठीक है, वो अलग बात हो गई। अदरवाइज वॉल्यूम डेफिनिट होता है, ठीक है।
कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकता है। और आपको याद होगा कि जो भी स्टेट ऑफ मैटर फ्लो कर सकता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड में मोस्टली जो यूजुअली अवेलेबल स्टेट है उसमें दो स्टेट आता है, एक लिक्विड आता है, एक गैस आता है ना। टू टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर कैन फ्लो, टू टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर फ्लो कर सकता है और किसी भी कंटेनर का शेप गेन कर सकता है। वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस, ठीक है, आगे मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में भी गैप काफी कम होता है, तो हल्का फुल्का कंप्रेस हो सकता है। ये जो कहिएगा कि बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। अगले नंबर में चले आइए। कैन फिल अ कंटेनर कंप्लीटली, सॉरी कैन नॉट फिल अ कंटेनर कंप्लीटली, इसलिए तो मैंने कहा कि लिक्विड कैसे कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देगा, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर किसी कंटेनर में लिक्विड रखे हुए हैं तो उसमें गैस हम मिला सकते हैं, या उसमें कुछ सॉलिड्स जो सॉलेबल है वो मिला सकते हैं, तो कोई भी लिक्विड किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देगा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कैन नॉट फिल अ कंटेनर कंप्लीटली। एक्सपैंड इफ हीटेड बट यूजुअली लेसर देन द गैसेस, ठीक है, गर्म करेंगे तो एक्सपैंड करेगा, फैलेगा, लेकिन गैस के इतना नहीं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स तो पहले से ही फ्री होते हैं, गर्म कीजिएगा और फैल जाएंगे और फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो हीट कीजिएगा तो कोई भी स्टेट एक्सपैंड करता है, सॉलिड भी एक्सपैंड करता है। आप लोहा को गर्म करके देखो, खुद आप उस पर हथौड़ा मत मारो ना, सिर्फ गर्म करो, आप देखोगे उसकी लंबाई बढ़ जाती है, थोड़ी सी ही बढ़ेगी लेकिन बढ़ जाती है, ठीक है। तो सॉलिड को गर्म करेंगे वो भी एक्सपैंड करेगा, लिक्विड को गर्म करेंगे वो भी एक्सपैंड करेगा, लेकिन गैस को गर्म करेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सपैंड करेगा। ओके बेटा। काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द सॉलिड्स, इसके पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मतलब इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है, क्योंकि गैस बहुत तेजी से फ्लो कर जाता है, इसके पार्टिकल्स उतनी तेजी से फ्लो नहीं कर पाते, ठीक है। और पार्टिकल के मूव करने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, जो एनर्जी जनरेट होती है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं बेटा। डेंसिटी लेसर देन द सॉलिड्स, इसकी डेंसिटी जो है वो सॉलिड से कम होती है, सिंपल सी बात है। सॉलिड के पार्टिकल्स को देखो, काफी क्लोज है, काफी क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है, क्या इसके भी पार्टिकल्स उतने ज्यादा क्लोज हैं? डेंसिटी मतलब क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स काफी क्लोज हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स उतने ज्यादा क्लोज नहीं है, मतलब इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। तो सॉलिड को तो लगभग ना ही दबाया जा सकता है, लिक्विड को थोड़ा सा कभी कभार देखोगे कंप्रेस किया जा सकता है, गैस को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, है ना, सही बोले ना हम, गैस को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, सही बोले ना बेटा हम? नहीं 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 जी, गैस को ही कंप्रेस किया जा सकता है, सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा, लिक्विड कभी कभार हल्का फल्का कंप्रेस हो सकता है, अगर पार्टिकल के बीच में गैप है तो ज्यादा से ज्यादा दाबिएगा तो पार्टिकल क्लोज हो जाएगा, सट जाएगा, ठीक है। और गैस के पार्टिकल्स तो काफी दूर दूर होते हैं, दबाते जाइए क्लोज आते जाएगा, दबाते जाइए क्लोज आते जाएगा। तो कंप्रेस के लिए एक अलग से मैं आपको एक्टिविटी पढ़ा दूंगा तो और बढ़िया से वहां समझ में आ जाएगा। तो सॉलिड लगभग कंप्रेस नहीं हो सकता, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट सिर्फ गैस को ही कंप्रेस किया जा सकता है। अब लिक्विड है तो है बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट होगा इसको, और कैन इजीली डिफ्यूज, डिफ्यूजन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। लिक्विड दूसरे लिक्विड में बहुत आराम से मिल जाएगा, इसलिए लिखा गया कि कैन इजीली डिफ्यूज, ठीक है। और अगर आपने डिफ्यूजन नहीं पढ़ा है, ब्राउनियन मोशन नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे एक्सप्लेनेशंस पढ़े हुए हैं चैनल पर, आप उसमें जाके उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके पार्टिकल्स के कैरेक्टर को देखते हैं। किसके पार्टिकल्स को बेटा? लिक्विड के पार्टिकल्स के कैरेक्टर को देखते हैं। वीकली बॉन्डेड टू ईच अदर। अब सॉलिड में जितना ज्यादा बॉन्ड है उतना बॉन्डेड तो लिक्विड में नहीं है ना, तो सॉलिड के कंपैरिजन में ये वीकली बॉन्डेड है बेटा।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड ए पोजीशन। ठीक है, सॉलिड को जहां रखिए वहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। लेकिन लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है बेटा। ठीक है, और गैप भी बढ़ जाता है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन भी कम है, और अगर आप पार्टिकल्स के बीच में गैप ऑब्जर्व करना चाहो तो वो भी ऑब्जर्व हो जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम सॉलिड को गर्म करते हैं, और सॉलिड पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, फिर से समझ लीजिए, सॉलिड को हम गर्म करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मान लीजिए सॉलिड हो गया, इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स काफी ज्यादा लग रहा है। अब जब हम इसको गर्म करेंगे बेटा, तो ये जो हीट एनर्जी है ये इसके फोर्स को ब्रेक करेगा, पार्टिकल वाइब्रेट करने लगता है, इसीलिए सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स कम हो गया, फोर्स जैसे ही कम हो जाएगा तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि गैप बढ़ जाता है और सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड में फोर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए पोजीशन को होल्ड कर सकता है, लिक्विड में फोर्स कम होता है, इसलिए पोजीशन होल्ड नहीं होता है। कहीं भी डालो वहां से फिर फैल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन कम है तो पोजीशन होल्ड नहीं कर पाता। वाइब्रेट एंड मूव मोर देन दोज इन अ सॉलिड, इसके पार्टिकल वाइब्रेट भी करते हैं, आराम से मूव भी करते हैं, जो फैसिलिटी सॉलिड में अवेलेबल नहीं है बेटा, है ना। मूव फास्टर व्हेन हीटेड, गर्म कीजिएगा तो पार्टिकल का स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, वो तो सब में होता है। सॉलिड में भी गर्म कीजिएगा तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा, लिक्विड में भी पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा, गैस में भी पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा। अब आप हमको बताइए कि सबसे ज्यादा किस में बढ़ जाएगा। आप कहोगे सर गैस में, क्योंकि पार्टिकल पहले से ही जो है वो काफी हाई काइनेटिक एनर्जी लिए हुआ है, गर्म करेंगे और हीट करेंगे, पार्टिकल और स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है लेकिन कम है। ठीक है, सॉलिड से ज्यादा है लेकिन गैस से कम है बेटा। गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, इसमें गैप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो ना कि फोर्स घटता जाएगा, गैप बढ़ता जाता है। सॉलिड को गर्म किए, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को मान लो गर्म किए, लिक्विड को गर्म किए, गैस में कन्वर्ट हो गया, तो फोर्स तो घटता गया, गैप बढ़ता गया। ठीक है, पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर डिसऑर्डरली। ठीक है, पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके निकल सकते हैं, गर्म जैसे गर्म ही करते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो पार्टिकल्स जो है ये वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता रहता है, कोई परेशानी नहीं है। चूंकि फोर्स कम है तो पार्टिकल इधर उधर जा सकता है। सॉलिड के पार्टिकल्स को अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकता, क्योंकि फोर्स यहां बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, हिल ही नहीं सकता है, तो स्लाइड कहां से करेगा बेटा। ठीक है, एंड द लास्ट वन, ब्रेक देयर बॉन्ड्स इजीली, क्योंकि बॉन्ड कमजोर है, आईपीएफ कमजोर है, लगने वाला फोर्स इसके पार्टिकल के बीच में कमजोर है, जिसको इंटर पर्टिकुलर फोर्स भी कहते हैं, कोहेशन फोर्स भी कहते हैं, पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा हुआ। तो फोर्स कमजोर है, इसीलिए अगर आप हीट करेंगे तो पार्टिकल इजीली अपना बॉन्ड तोड़ के किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड अब आपके समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बेटा। और एग्जाम में बस 3 या 4 प्रॉपर्टी पूछता है, ज्यादा से ज्यादा 5 प्रॉपर्टी पूछता है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मैं इसलिए पढ़ा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। आप कहोगे सर इतना सारा कहां है बुक में जितना आप पढ़ाते हैं। बेटा आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए पढ़ाता हूं। पूछने के लिए तो आप आराम से जो है 5 कैरेक्टर पूछा, आप लिख दो, नो डेफिनिट शेप, इट हैज डेफिनिट वॉल्यूम, its particles can flow, its particles are loosely bonded, cohesive force is lesser than the solids, gap is greater than the solids, बस हो गया। kinetic energy is greater than the solids,
तो बहुत आराम से आप लिख सकते हो, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को तो बहुत आराम से फेस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए मैं ज्यादा पढ़ा देता हूं आपको, है ना। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर निकल रहे हो, तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नया लेक्चर अपलोड हो आपके क्लास के लिए तो आपको पता चल जाए, आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।